What is laminar bodies? Type 2 alveolar epithelial cell and Clara cell have a specific type of membrane bound organelles called laminar bodies. हम जानते हैं कि ये जो टाइप 2 एल्वोलर एपिथेलियल सेल है और क्लारा सेल है लैमिनर बॉडीज के अंदर होती है। कैसे अंदर होती है वो देखते हैं। ये जो लैमिनर बॉडीज होती है बेसिकली हमारे ना टाइप 2 एल्वोलर एपिथेलियल सेल के अंदर क्या होती है, लिपिड होती है, प्रोटीन होती है, इसकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम के अंदर। और इसके अंदर ये जो टाइप 2 एल्वोलर एपिथेलियल सेल है ना, इसके अंदर फिर उस प्रोटीन और लिपिड ने स्टोर भी होना होता है। किस शक्ल में स्टोर होगी, वो होगी बिग बिग ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होगी। ये ग्लोब्यूल्स क्या हैं, एक थैली है, इसको ग्लोब्यूल्स कहते हैं, जिसमें प्रोटीन पड़ी होती है, लिपिड पड़ी हुई होती है, और दूसरे मिसाल के तौर पे कैल्शियम है तो कैल्शियम पड़ी हुई होती है, जिसकी हमें ज़रूरत है वो चीज़ पड़ी हुई होती है जो मिलके सरफेक्टेंट बनाती है। ये जो ग्लोब्यूल्स है ना, बिग बिग जो टाइप 2 एल्वोलर एपिथेलियल सेल के अंदर पड़ी हुई हैं, इनको कहते हैं लैमिनर बॉडीज। और आगे इसने वर्ड एक यूज़ किया है क्लारा सेल। क्लारा सेल क्या होता है? क्लारा सेल बेसिकली ना एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। उस प्रोटीन का क्या नाम है? उस प्रोटीन को कहते हैं क्लारा सेल सिक्रेटरी प्रोटीन, CCSP। ये क्या करता है? म्यूकस को क्लियर करता है। अगर वो इन ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कहीं आके स्टक हो जाए। म्यूकस बेसिकली एक बलगम टाइप मटेरियल होता है। बलगम, ये जो थूक होती है, इस टाइप का एक मटेरियल होता है। क्लारा सेल करता क्या है? क्लारा सेल जो हार्मफुल मटेरियल है ना, उसे डिटॉक्सिफाई करता है, ख़त्म करता है। और ये जो क्लारा सेल है ना, ये प्रोटेक्ट द एयरवे। ये जो हमारी हवा है ना, ये जो क्लारा सेल है ना, ये जो हमारी हवा है इसको प्रोटेक्ट करता है, फिल्टर करता है। किस चीज़ से फिल्टर करता है? कौन से मटेरियल जो अंदर आ जाए जिसको वो फिल्टर करता है फ्रॉम टॉक्सिन। कोई टॉक्सिन आ जाए, कोई पोल्यूटेंट, कोई गंदी मिसाल के तौर पे अनफिल्टर हवा आ जाए, कोई धुआं शुआं आ जाए जो नुकसानदेह हो, हार्मफुल पैथोजेन, हार्मफुल मकसद बैक्टीरिया वायरस वगैरह भी अगर आ जाए तो उसके खिलाफ भी ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, ताकि हमारी बॉडी में वो आके रिएक्शन करके हमारी बॉडी को नुकसान ना कर सके। और ये लिपिड और प्रोटीन हैं, ये किस चीज़ का सोर्स हैं? सरफेक्टेंट का। मतलब कि ये सरफेक्टेंट को बनाते हैं, लिपिड और प्रोटीन, हम पहले पढ़ चुके हैं। विच फॉर्म द इंट्रासेलुलर सोर्स ऑफ द सरफेक्टेंट। ये जो किसका सोर्स है? सरफेक्टेंट बनाने का। मुरक्कब है, मुरक्कब कहते हैं बहुत सारी चीज़ें मिलकर जब एक चीज़ बनाती है उसे कहते हैं मुरक्कब। ये जो लैमिनर बॉडीज़ हैं किस पर कंसिस्ट हैं, ये हम बात कर चुके हैं। लैमिनर बॉडी कंसिस्ट ऑफ सरफेक्टेंट फॉस्फोलिपिड एंड सरफेक्टेंट प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन पर मुश्तमिल हैं। दीज मटीरियल आर सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम एंड स्टोर इन लैमिनर बॉडीज़। ये जो मटीरियल हैं, लिपिड और प्रोटीन है, कहाँ इनकी प्रोडक्शन होती है? एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस वगैरह पड़े होते हैं, वहाँ ये सिंथेसाइज होते हैं। और बिग बिग ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में किसके अंदर स्टोर होता है? सरफेक्टेंट के अंदर, जिनको हम लैमिनर बॉडीज़ कहते हैं। इसने डायरेक्टली कह दिया है स्टोर इन लैमिनर बॉडीज़। ये जो लिपिड प्रोटीन है इसने डायरेक्ट कह दिया भी ये लैमिनर बॉडीज़ की फॉर्म में स्टोर होते हैं। ओके, हो गया। अब हम देखते हैं ट्यूबुलर माइलिन। व्हाट इज ट्यूबुलर माइलिन? बाई मीन ऑफ एक्सोसाइटोसिस आना वो मवाद जो टाइप 2 एल्वोलर एपिथेलियल सेल के अंदर स्टोर हुआ है, लिपिड, प्रोटीन और कैल्शियम। कैसे उसको हम बाहर निकालेंगे? मीन के एक्सोसाइटोसिस, वो जो मवाद अब ये लिपिड प्रोटीन है इसको बाहर निकालने को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। लैमिनर बॉडीज आर रिलीज इनटू ए सरफेस फ्लूइड लाइनिंग द एल्वोलाई। ये जो लैमिनर बॉडीज है, हमने पीछे पढ़ा है, लैमिनर बॉडीज को ग्लोब्यूल्स भी कहते हैं। ये अब टाइप 2 एल्वोलर एपिथेलियल से बाहर आएगा। किस शक्ल में आएगा? पहले बाहर आएगा क्योंकि बाहर तो वाटर है, अब वाटर में आ गया, साथ साथ वाटर के आगे क्या होगा? हेयर इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट प्रोटीन एंड कैल्शियम एंड लिपिड। इसमें क्या है? ये जो लैमिनर बॉडीज हैं इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, लिपिड है, और अरेंज इन ए नेट स्ट्रक्चर। एक जाल, नेट कहते हैं जाल को, नेट स्ट्रक्चर, एक जाल की तरह धागे नुमा पड़े हुए हैं। ये आप धागे देख रहे हैं, ये धागे, एक धागा, 2 3 4, ये आप धागे डिफरेंस देख रहे हैं। इससे कहते हैं नेट स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्यूबुलर माइलिन। इसी को कहते हैं ट्यूबुलर माइलिन। ट्यूब होगी, ये देखना आप, ट्यूब पड़ी हुई है, माइलिन। ओके, हो गया। आगे हम देखते हैं ट्यूबुलर माइलिन इज कन्वर्ट इनटू सरफेक्टेंट इन द फॉर्म ऑफ फिल्म। ये जो ट्यूबुलर माइलिन है, ये जो धागे हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये कन्वर्ट हो रहे हैं सरफेक्टेंट में। इन्हीं को कहते हैं सरफेक्टेंट इन द फॉर्म ऑफ फिल्म। एक झिल्ली नुमा ये सरफेक्टेंट है।
दैट स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द एल्वोलाई। ये जो आप एल्वोलाई की सरफेस देख रहे हैं, ये पानी है, उसके ऊपर ये जो फैला हुआ है ना, ये एक नेटवर्क आप दिखा रहे हैं, इसको कहते हैं सरफेक्टेंट। लेमिनर बॉडीज और या ग्लोब्यूल्स कम आउट, बाहर आते हैं टाइप 2 एल्वोलर एपिथेलियल सेल से, कम आउट ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है, वैसे ये बाहर आते हैं किससे, टाइप 2 एल्वोलर एपिथेलियल सेल से, इज कॉल्ड ट्यूबुलर माइलन। ट्यूबुलर माइलन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मैनी सरफेक्टेंट। आगे हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सरफेक्टेंट इज अब्जॉर्ब इनटू टाइप 2 एल्वोलर सेल। ज़्यादातर जो सरफेक्टेंट हैं वो जज़ब हो जाते हैं टाइप 2 एल्वोलर सेल में एंड कैटाबोलाइज, और उनकी तोड़ फोड़ हो जाती है, एंड द प्रोडक्ट, और ये जो मरकब बनता है तोड़ फोड़ के बाद, अब्जॉर्ब होने के बाद, आर लोडेड इनटू लेमिनर बॉडी फॉर रिसाइकलिंग। वो लेमिनर बॉडी में दोबारा इस प्रोसेस को जारी रखने के लिए स्टोर हो जाता है, लोड हो जाता है। आगे हम देख सकते हैं कि तो डायग्राम नंबर बी में सबसे ऊपर जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ब्लैक में जो भी दिखाया गया है ना, ब्लैक में ये देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो ग्रीन में दिखाया गया है ना, जिसके ऊपर दो इस तरह लिखे हुए हैं, लिपिड की इस तरह लगी हुई हैं, लाइन लगी हुई हैं, इसको कहते हैं सरफेक्टेंट। ये हाफ पानी में आप देख रहे हैं, ये ब्लैक जो है, मैंने कहा जो भी ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है ये पानी है, इसके ऊपर सरफेक्टेंट है। और एयर कैविटी आप देखें, ये हवा, इसमें हवा फिल है, जिसमें खाली जो स्पेस नज़र आ रही है ना वाइट वाइट, इसमें हवा फिल है। ये डायग्राम नंबर सी देखें, ये क्यूबॉइडल सेल है और उसके ऊपर सीलियाँ हैं। ओके हो गया। ये जो ग्रीन कलर में आपको बॉक्स दिखाया गया है ना, हमेशा याद रखना कि इसका हाफ पार्ट पानी में डिप होता है, वाटर में डिप होता है, और हाफ पार्ट एयर में होता है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं दो टेल हैं। ओके हो गया। फैक्टर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन एंड स्प्रेडिंग ऑफ सरफेक्टेंट। फैक्टर मतलब कौन सी अशिया हैं जो मिलके फॉर्मेशन करती हैं, बनाती हैं और उसको फैलाती हैं सरफेक्टेंट को वाटर के ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ सरफेक्टेंट रिक्वायर मैनी सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, बहुत सारी अशिया की ज़रूरत होती है। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलर माइलन रिक्वायर, वो कौन से फैक्टर है जो ट्यूबुलर माइलन को भी रिक्वायर करता है, क्योंकि ट्यूबुलर माइलन बनेगा तो सरफेक्टेंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। डाई पाल्मिटॉयल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये है डाई पाल्मिटाइल, ये है फॉस्फेटिडाइल, और ये है कोलिन। क्लियर हो गया आपको डाई पाल्मिटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन क्या है। आगे हम देखते हैं ये क्या है, बेसिकली लिपिड। आगे हम देखते हैं पीजी। पीजी क्या है, फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरोल, ये भी इसको फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल है। हाइड्रोफोबिक प्रोटीन, अब हम देखते हैं लिपिड हमने देख लिया, प्रोटीन देखते हैं कौन कौन सी प्रोटीन जरूरी हैं। सरफेक्टेंट प्रोटीन बी, सरफेक्टेंट प्रोटीन सी। फॉर्मेशन ऑफ सरफेक्टेंट फिल्म रिक्वायर्ड, वो कौन सी थिन फिल्म है जिसको ट्यूबुलर माइलन में फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होती है। सरफेक्टेंट प्रोटीन बी, सरफेक्टेंट प्रोटीन सी एंड पीजी। पीजी हम पढ़ चुके हैं, पीजी कहते हैं फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरोल। आगे हम देखें, ये हो गया यहाँ तक, ये आप डायग्राम देखें, डायग्राम में कौन कौन से फैक्टर यही दिखाए गए हैं। ये है लिपिड, आपको दिखाया गया है, ये तीन चीज़ें लिपिड हैं, डाइपाल्मिटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक हो गया। नीचे आप प्रोटीन पे आए, सरफेक्टेंट प्रोटीन ए, सरफेक्टेंट प्रोटीन बी, सरफेक्टेंट प्रोटीन सी, सरफेक्टेंट प्रोटीन डी, ये प्रोटीन है जो सरफेक्टेंट की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल है इनका। आगे हम देखते हैं, ये हो गया एल्ब्यूमिन, और ये आईजीए हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में कोई पैथोजन आ जाए उसके खिलाफ हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनोग्लोबिन आईजीए। ओके हो गया। आगे हम देखते हैं, अगर सरफेक्टेंट कौन सी और चीज़ है जो सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सरफेक्टेंट। ग्लूकोकोर्टिकॉइड एक कोर्टिकॉइड है जो सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। हम इसको टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, डेक्सामेथाजोन और बीटामेथाजोन की फॉर्म में, मोस्टली बीटामेथाजोन यूज़ होता है। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ सरफेक्टेंट। अब हम सरफेक्टेंट के फंक्शन पढ़ेंगे कि सरफेक्टेंट कौन कौन से रोल प्ले करता है। सरफेक्टेंट रिड्यूस द सरफेस टेंशन, हम पहले पढ़ चुके हैं कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, सतह के तनाव को। जब एयर पास होती है वाटर में से तो उस दौरान सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होती है, तनाव प्रोड्यूस होता है। कैसे उसको कम करेगा, सरफेक्टेंट उस तनाव को कम करता है ताकि एल्वोलाई कोलैप ना हो जाए। सरफेक्टेंट रिड्यूस द सरफेस टेंशन इन द एल्वोलाई ऑफ लंग्स एंड प्रिवेंट कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स, और लंग्स की जो एल्वोलाई है उसको कोलैप्स होने से बचाता है, तो इससे लंग्स भी कोलैप होने से बचेगा। ये आप देख रहे हैं कि कोलैप्सिंग, सिंगल हो तो एल्वियोलस,
ये 3 है तो एल्वलाई 1 2 3। ओके हो गया। सरफेक्टेंट एक्ट बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म, इस अमल के थ्रू सरफेक्टेंट अमल करता है। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन द सरफेक्टेंट हैज़ 2 पोर्शन, फास्फोलिपिड के 2 पोर्शन हैं। अब देखें कौन कौन से हैं। 1 पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब कि वो पानी में डिजॉल्व है। दिस पोर्शन डिजॉल्व इन द वाटर एंड लाइन द एल्वलाई, ये जो पोर्शन है ये वाटर में डिजॉल्व है और एल्वलाई की जो लाइनिंग के साथ साथ है। और नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है हाइड्रोफोबिक, अदर पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द एल्वलाई एयर। दूसरा जो पोर्शन है हाइड्रोफोबिक, ये पानी से ऊपर है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, कुछ पानी का, कुछ जो सरफेक्टेंट का पार्ट है वो पानी में डिजॉल्व है, कुछ सरफेक्टेंट पानी से ऊपर है, एयर कैविटी में आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हम पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी, इसका सेल मेम्ब्रेन में भी हम इसको देख चुके हैं। जो पानी में डिजॉल्व होता है फिलिक, जो पानी से दूर होता है फोबिक। हाइड्रोफोबिया पानी से दूर वाली डिजीज़, पानी को देखने से डर लगता है, ऐसे हाइड्रोफोबिया एक डिजीज़ है। ठीक है। अदर पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द एल्वलाई एयर। दिस सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड अलॉन्ग विद द अदर पोर्शन स्प्रेड ओवर द एल्वलाई एंड रिड्यूस द सरफेस टेंशन। ये जो है फॉस्फोलिपिड एल्वलाई के ऊपर ये जो पोर्शन पड़ा हुआ है सरफेक्टेंट का, ये क्या करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। और इसमें खास कौन सी प्रोटीन है, सरफेक्टेंट प्रोटीन बी एंड सरफेक्टेंट प्रोटीन सी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। इसमें सरफेक्टेंट प्रोटीन बी और सरफेक्टेंट प्रोटीन का भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। ये आप डायग्राम देख लें, इसमें हर चीज़ क्लियर दिखाई गई है। ये नीचे है ए बी सी डी प्रोटीन है, ऊपर आप देख लें ये जो लिपिड है। अब हम देखते हैं सरफेक्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एल्वलाई। सरफेक्टेंट क्या करता है, एल्वलाई को स्टेबल करता है, मुतहरिक करता है। विच इज़ नेसेसरी टू विदस्टैंड द कोलैप्सिंग टेंडेंसी, जो कि एल्वलाई की कोलैप्सिंग मतलब कि सिकुड़ने की हालत है उसके साथ खड़ा हो ताकि वो सिकुड़े नहीं। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स। ये लंग्स को कौन सी चीज़ फुलाने में हेल्प करती है, सरफेक्टेंट लंग्स को फुलाने में हेल्प करती है आफ्टर बर्थ, जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं, जब हमारी पैदाइश हो जाती है। इन फीटस, वो बच्चा जो माँ के पेट के अंदर हो, द सिक्रीशन ऑफ सरफेक्टेंट बिगन आफ्टर 3rd मंथ। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो 3 मंथ का होता है, तब सरफेक्टेंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अनटिल बर्थ, बर्थ तक द लंग्स आर सोलिड एंड नॉट एक्सपेंडेड। लंग्स क्या होते हैं, बेसिकली सोलिड होते हैं और नॉट एक्सपेंड, फूल नहीं रहे होते। सून आफ्टर बर्थ, जैसे ही पैदाइश होती है, द फर्स्ट ब्रेथ स्टार्ट बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर बाय द हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया। जैसे ही हमारी पैदाइश होती है, हम इस दुनिया में आते हैं, हम पहली सांस लेते हैं। किस वजह से, बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर की वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो इसको सांस की कमी का बायस बनती हैं। फॉर एग्जांपल हाइपोक्सिया, हाइपो मीन कम, ऑक्सिया मीन ऑक्सीजन, मतलब कि डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, या डिफिशिएंसी इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यू, टिश्यू तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मिकदार में कमी। आ गया है हाइपरकैप्निया, हाइपरकैप्निया के हमने हाइपर मीन ज़्यादा, कैप्निया मीन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम, खून की धार, धार कहते हैं नदी में या खून में, जिसमें खून बह रहा होता है आर्टरी वेन्स में, ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का आ जाना क्या बनता है, हाइपरकैप्निया। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम टिपिकली कॉज बाय इनएडिक्वेट रेस्पिरेशन, और आमतौर पर जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो सांस की कमी हो जाएगी, आमतौर पर नाकाफी सांस की वजह बनती है। आगे हम देखते हैं ऑल्दो द रेस्पिरेटरी मूवमेंट आर अटेम्प्ट बाय द इन्फिनिट। हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन इन्फिनिट में कोशिश कारी होती है किस चीज़ की, कि लंग्स कोलैप्स करें। ठीक है, लेकिन कौन सी चीज़ है जो कोलैप्स करने से बचाती है, सरफेक्टेंट। एंड द प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट इन द एल्वलाई प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये जो सरफेक्टेंट प्रेजेंट होता है ये लंग्स कोलैप्स होने से बचाता है। ऑल्दो द रेस्पिरेटरी मूवमेंट आर अटेम्प्टेड बाय द इन्फिनिट, द लंग्स टेंड रुझान टू कोलैप्स रिपीटेडली। जो रेस्पिरेशन होती है वो ये कोशिश करती है कि लंग्स को
कोलैप्स करने का रुझान पैदा करे, लेकिन किस वजह से नहीं होता। एंड द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट इन द एल्वुलाई प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। जो सर्फेक्टेंट हमारी एल्वुलाई में प्रेजेंट होता है वो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। सर्फेक्टेंट के पहले 3 फंक्शन हमने पढ़ लिए हैं, ये फंक्शन 4 है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट इज रोल इन डिफेंस विद इन द लंग्स अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। जो सर्फेक्टेंट है उसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं। एक सर्फेक्टेंट का रोल है जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, दूसरा ये, अब सुने क्या है ये। सर्फेक्टेंट क्या करता है, डिफेंस करता है लंग्स को इन्फेक्शन होने से, कोई बैक्टीरिया या वायरस की वजह से इन्फेक्शन होने से, या इन्फ्लेमेशन होने से, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। हाइड्रोफिलिक प्रोटीन SPA and SPD destroy the bacteria and virus by the means of opsonization. Hydrophilic protein SPA and SPD destroy the bacteria and virus by means of opsonization. ये आप देख रहे हैं पिक, इसमें है सर्फेक्टेंट प्रोटीन A है, सर्फेक्टेंट प्रोटीन D है एक साइड पे, फिर है P और C है। ये जो सर्फेक्टेंट प्रोटीन A और सर्फेक्टेंट प्रोटीन D है, ये क्या काम करती है, बॉडी का डिफेंस करती है, हिफाजत करती है। कैसे, ये है मैक्रोफेज, ये है बैक्टीरिया या वायरस। अब मैक्रोफेज ने बैक्टीरिया या वायरस को खाना है, तो जैसे ही ये इसको बाइट करेगा तो हो सकता है ये बैक्टीरिया या वायरस स्लिप हो जाए, फिसल जाए, इसके मुंह से दूर चला जाए। तो ऐसे कौन सा मॉलिक्यूल हम इसके साथ अटैच करें कि ये मैक्रोफेज के साथ फिसल ना सके, स्लिप ना कर सके, तो वो मॉलिक्यूल होगा ओप्सोनाइज्ड मॉलिक्यूल होगा, जो एक तरफ से अटैच हो जाएगा बैक्टीरिया या वायरस के साथ, दूसरी तरफ से मैक्रोफेज के साथ। जैसे ही मैक्रोफेज आएगा इसको खाएगा, इजीली इसको इनगल्फ कर लेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ओप्सोनाइजेशन। दीज 2 प्रोटीन, कौन सी 2 प्रोटीन, SPA एंड SPD आल्सो कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ inflammatory mediator. What is collapsic tendency of lungs during expiration when air is expelled out? जब हम हवा बाहर निकालते हैं, the lungs are expected to collapse, तो ये तवक्को की जाती है, एक्सपेक्टेड तवक्को के लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, लंग्स सुकड़ सकते हैं, बट इट डज नॉट हैपन, लेकिन ये नहीं होता। कौन से फैक्टर आप पढ़ेंगे जो जिसकी वजह से ये होता है कि लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। द लंग्स आर अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट, उनको मुसलसल लंग्स को एक धमकी मिलती रहती है। मतलब कि थ्रेट, धमकी, किस तरह की धमकी, अंडर कॉन्स्टेंट मतलब कि दबाव वाली, टू कोलैप्स इवन अंडर रेस्टिंग कंडीशन, जब लंग्स रेस्टिंग कंडीशन में हो, बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्टेंट। ये जो कुछ मटेरियल है ये हम अब देखते हैं और आगे डिटेल में इनको पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर कॉजिंग कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स। कौन से फैक्टर हैं जो लंग्स को कोलैप्स करते हैं। 2 फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स। 2 फैक्टर हैं जो लंग्स को कोलैप्स करते हैं। नंबर 1, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लंग्स टिश्यू। लंग्स की टिश्यू की ये क्वालिटी है, ये उसमें खसियत है कि वो इलास्टिक होते हैं, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर सकते हैं। नंबर 2, सरफेस टेंशन। सरफेस कहते हैं सतह को, टेंशन कहते हैं तनाव को। जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, उसमें एक टेंशन प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। उस टेंशन की वजह से भी ये जो एल्वुलाइयाँ कोलैप्स कर सकता है, जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स कर सकता है। नंबर 1, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लंग टिश्यू। लंग टिश्यू की वो क्वालिटी जिसकी वजह से वो कोलैप्स करता है, उसे कहते हैं इलास्टिक, लचक को। इलास्टिक टिश्यू ऑफ लंग शो constant recoiling tendency and try to collapse the lungs. लंग्स का जो टिश्यू होता है वो मुसलसल यही कोशिश करता है कि लंग्स कोलैप्स हो जाए। नंबर 1 जिसकी वजह से होता है वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लंग टिश्यू है। नंबर 2, सरफेस टेंशन है, सतह का तनाव। इज द टेंशन एक्सर्ट ऑन द सरफेस ऑफ द एल्वोलर मेम्ब्रेन। ये वो टेंशन है जो कि एल्वोलर मेम्ब्रेन पे लगाई जाती है, उसकी सतह पर। उसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं, एयर ब्लड बैरियर भी कहते हैं। किसकी वजह से लगाई जाती है, बाई द फ्लूइड सिक्रेटेड फ्रॉम एल्वोलर एपिथेलियम। वो फ्लूइड जो एल्वोलर एपिथेलिया की दीवारों के साथ सिक्रीट होता है उस पर लगाई जाती है।
ताकि ये जो फैक्टर है ये कोलैप्स करता है लंग्स। फॉर्चुनेटली दीज आर सम फैक्टर विच सेव द लंग्स फ्रॉम कोलैप्स। अब जो हम पढ़ेंगे ये फैक्टर हैं जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं। आगे अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर बचाते हैं लंग्स को कोलैप्स करने से। फैक्टर प्रिवेंट कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स इन स्पाइट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लंग्स एंड सरफेस टेंशन इन द एल्वेलाई ऑफ लंग्स। वो कह रहा है भाई इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लंग्स मतलब कि लंग्स की कोलैप्स करने की भी सलीयत है और सरफेस टेंशन की वजह से भी कोलैप्स करने की सलीयत है। इसके बावजूद स्पाइट बावजूद लंग्स में ये क्वालिटी है, द कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग इज़ प्रिवेंटेड बाय टू फैक्टर। ये क्वालिटी है कि दो फैक्टर जो इस चीज़ को बचाते हैं। कौन से दो फैक्टर है? इंट्राप्लूरल प्रेशर एंड सरफेक्टेंट। इंट्राप्लूरल प्रेशर, इट इज़ प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी विच इज़ ऑलवेज नेगेटिव। जो प्रेशर प्लूरल कैविटी में होता है हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, विसरल और पैराइटल लेयर के दरमियान जो कैविटी होती है उसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। विच इज़ ऑलवेज नेगेटिव, इसमें जो लिक्विड होता है उसका प्रेशर नेगेटिव होता है -2.5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी mmHg। बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, इस नेगेटिविटी की वजह से, इस नेगेटिव किसकी वजह से? नेगेटिव प्रेशर की वजह से इट कीप द लंग्स एक्सपेंड, ये लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देते बल्कि एक्सपेंड करते हैं। प्रिवेंट द कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स प्रोड्यूस बाय इलास्टिक टिश्यू, और ये जो इलास्टिक टिश्यू की वजह से कोलैप्सिंग टेंडेंसी पैदा होती है इससे बचाती है, प्रिवेंट करती है। सरफेक्टेंट, इट इज़ ए सब्सटेंस सेक्रीट इन द एल्वुलर एपिथेलियम। ये वो सब्सटेंस है जो टाइप 2 न्यूमोसाइट एल्वुलर एपिथेलियम से रिलीज होता है, सरफेक्टेंट। इट रिड्यूस सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट द कोलैप्सिंग टेंडेंसी है प्रोड्यूस बाय सरफेस टेंशन। ये कोलैप्सिंग टेंडेंसी को बचाता है जो कि सरफेस टेंशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। हम पहले ये सारी चीज़ें पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सरफेक्टेंट। अगर सरफेक्टेंट की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये डिजीज़ हो सकती है। अब्सेंस ऑफ सरफेक्टेंट इन इन्फिनिट, अगर इन्फिनिट में सरफेक्टेंट की कमी हो जाए, इन्फिनिट कहते हैं 0 से 1 ईयर ऑफ एज के बच्चे को कहते हैं इन्फेंट। कॉज कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, इस बच्चे के इन्फिनिट के क्या होंगे? बेबी के लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे एंड कंडीशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और हाइलेन मेम्ब्रेन डिजीज भी इसको कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी ऑफ सरफेक्टेंट अकर इन अडल्ट। अगर ये सरफेक्टेंट की कमी अडल्ट में हो जाए, 18 साल के बाद का जो बच्चा होता है, इन अडल्ट इट इज़ आल्सो कॉल्ड अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसको फिर कहेंगे अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये डिजीज़ हो जाएगी, ARDS। In addition, the deficiency of surfactant increase the susceptibility for bacteria and viral infection। तो ये बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन का असर अंदाज होने के अमल को बढ़ा देगी अगर सरफेक्टेंट की कमी हो जाए। अब हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट डिजीज़ को डिग्नोज कर सकते हैं, जैसा कि सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन हम मेजर कर सकते हैं इन टेस्ट की मदद से, और ये जो डिजीज़ हैं कुछ इनको हम स्टडी कर सकते हैं और डिग्नोज कर सकते हैं। आए हम फर्स्ट टेस्ट स्टडी करते हैं, वो है लेसीथिन रेशियो स्फिंगोमाइलिन ग्रेटर देन 2। अगर लेसीथिन और स्फिंगोमाइलिन की रेशियो ग्रेटर देन 2 हो तो फीटल लंग्स आर मैच्योर, मतलब कि सरफेक्टेंट मौजूद है। सेकंड टेस्ट जो है वो है शेक टेस्ट एंड बबल टेस्ट। व्हेन वी शेक बबल फॉर्म्ड टेस्ट इज पॉजिटिव, इट्स मीन सरफेक्टेंट प्रेजेंट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले शेक टेस्ट और बबल टेस्ट में हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं एक बोतल में छोटी सी, और उसको हम शेक करते हैं। जैसे हम शेक करते हैं उसको हिलाते हैं तो बबल फॉर्म होते हैं, मतलब कि सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन गुड है। थर्ड नंबर पे जो टेस्ट है वो है फ्लोरोसेंस पोलराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एल्ब्यूमिन रेशियो अगर ग्रेटर देन 55 मिलीग्राम हो इन सरफेक्टेंट, इट इंडिकेट लंग्स आर मैच्योर्ड। नंबर 2, लैमिनर बॉडीज काउंट ग्रेटर देन 30,000 माइक्रोलीटर इन सरफेक्टेंट, इट इंडिकेट लंग्स आर मैच्योर्ड। ठीक है, फ्लोरोसेंस पोलराइजेशन में 2 टेस्ट हैं, एक एल्ब्यूमिन रेशियो की मदद से हम सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कोई डिजीज़ है या नहीं है। दूसरी, लैमिनर बॉडी काउंट की मदद से हम ये सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। नंबर 4, फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरॉल। हम नंबर 4 पे जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरॉल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक एमनियोटिक फ्लूइड एंड शेक। हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं और उसको हिलाते हैं, शेक करते हैं। इफ़ बबल फॉर्म देन टेस्ट पॉजिटिव,
अगर तो बबल बन जाए, ऊपर छोटे छोटे बुलबुले बन जाए, तो मतलब कि सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है। आगे हम देखते हैं दिस टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरॉल इन एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरॉल है ना, उसकी अमाउंट, कंसंट्रेशन, मिकदार मेजर करते हैं कितनी है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। अगर वो कंसंट्रेशन गुड है, उस लेवल तक है, तो मतलब कि सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं, इसमें देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पड़ा होता है। सबसे जो बाहर वाली लेयर है ना, ये यूट्रस। यूट्रस के अंदर जो एक थैली है उसे कहते हैं एमनियोटिक सैक, और एमनियोटिक सैक के अंदर कौन सा फ्लूइड पड़ा हुआ है? एमनियोटिक फ्लूइड। ओके हो गया, ये हमने देख लिया, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड लेके जिसको हमने शेक किया और सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन जिसमें हमने देखी है। ओके हो गया। अब हम पढ़ेंगे कैसे सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन स्टिमुलेटेड होती है और कैसे सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन इनहिबिटेड होती है। या हम ये भी कह सकते हैं सर्फेक्टेंट सिंथेसिस इंक्रीज बाई, सर्फेक्टेंट सिंथेसिस डिक्रीज बाई। अब हम पढ़ते हैं इंक्रीज कैसे होती है, स्टिमुलेटेड कैसे होती है सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन। नंबर 1 कोर्टिकोइड, नंबर 2 थायराइड, नंबर 3 प्रोलैक्टिन। ये क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलेटेड करते हैं जिस हद तक सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन रिक्वायर्ड हो। अब हम आगे पढ़ते हैं सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन इनहिबिट कैसे होती है, कम कैसे होती है। वो होती है इंसुलिन में, पैथोलॉजिकल कंडीशन में, या तो मदर डेब्टेक हो, नंबर 2 या प्री टर्म लेबर हो। वो मदर जो बच्चे को जन्म दे रही है, पैदाइश दे रही है, वो डेब्टेक हो, तो इस दौरान क्या होगा? सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। नंबर 2 प्री टर्म लेबर और बेबी हो, वो बेबी जो 24th वीक टू 34th वीक सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन होती है, वो 30 वीक में पैदा हो जाए तो उसमें सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो इस दौरान भी सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कम होगी प्री टर्म लेबर और बेबीज में। ठीक है, ये इसकी वजह से रिस्क फैक्टर हैं। कौन सी डिजीज हो सकती है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इन्फिनिट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हाइलेन मेम्ब्रेन डिजीज। 4 नंबर पे हम देखते हैं अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एंड नंबर 5 हम देखते हैं एटीलैक्टेसिस। व्हाट इज एटीलैक्टेसिस? द अब्सेंट ऑफ सर्फेक्टेंट द स्मॉल एल्वोलाई हैव टेंडेंसी टू कोलैप्स इज कॉल्ड एटीलैक्टेसिस। जब सर्फेक्टेंट अब्सेंट हो जाए तो एल्वोलाई कोलैप्स कर जाते हैं, इसको कहते हैं एटीलैक्टेसिस। अब हम स्टडी करेंगे वो जो डेप्टिक मदर थी जिसकी वजह से बेबी के अंदर सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हुई है। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्टेरॉइड देंगे ताकि बेबी में सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन मेंटेन रहे। नंबर 1 देंगे डेक्सामेथाजोन 6 मिलीग्राम एवरी 24 आवर्स, हर 24 घंटे के बाद, फॉर 4 डेज, 4 दिनों के लिए। नंबर 2 देंगे बीटामेथाजोन 12 मिलीग्राम एवरी 24 आवर्स, हर 24 घंटे के बाद, फॉर 2 डेज, 2 दिनों के लिए। ओके हो गया, डन हो गया, बेस्ट ऑफ लक।